हाँ तो बेटा लास्ट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन का जनरल आइडिया अपन ने ले लिया था। जनरली अपने कौन सी मिलती है अपन को, क्या बोलते हैं अपन, कौन सी वाली मिलती है, कॉर्टिकल बल्कुटिए। अब हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सारे पार्ट हम आज इसके डिस्कस करेंगे और क्या क्या उनके स्ट्रक्चर में और क्या क्या काम वो आने वाले हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम पढ़ रहे हैं, बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के अलग अलग हिस्से में और ढंग से उसको पढ़ेंगे, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह, यूरिन फॉर्मेशन। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में पहला पार्ट जो आता है वो है बेटा ग्लोमेरुलस। क्या आता है बेटा, ग्लोमेरुलस। और दूसरा आता है बोमन कैप्सूल। ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक एनसीईआरटी की लाइन और कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को साथ साथ क्या कहते हैं, मेलपिगियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल्स, मेलपिगियन बॉडी, या क्या कहते हैं इसको, रीनल कॉर्पस्कल्स, या मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स भी इसको कह सकते हैं। तो क्या है क्या नहीं है हम इसको समझने की अभी कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अब मैं ये वाला डाटा मिटा देता हूँ आपको ताकि आगे उतार लेना, ठीक है, और बनाऊंगा जब और समझ में इसके बारे में आ जाए। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्या बनाएंगे, प्याले जैसी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। इस प्याले जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, और थोड़ा इसको डीप दे दें हम, इस प्याले जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल, ठीक है। किडनी जब बनाई थी मैंने तो उसमें आपको आर्टरी जाती हुई दिखाई दी थी अंदर, जिसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी की एक फाइन ब्रांच बनती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ पे एक आर्टीरियोल आती है, क्या आती है बेटा, यहाँ पे एक आर्टीरियोल आती है और इस आर्टीरियोल को हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो यहाँ आके पार्ट ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है बेटा, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। और एक कैपिलरी जो होती है इनका नंबर होता है 50 से 60 और एक गुच्छे जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा दिखाई देता है, गुच्छे जैसा। तो इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक केशिकाओं का गुच्छा। कितनी होती हैं, 50 to 60, विच अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होती है बेटा, अराइज फ्रॉम एफरेंट आर्टीरियोल। ये जो लाइन में लिख रहा हूँ एकदम एनसीईआरटी डेटा है बेटा, एफरेंट आर्टीरियोल। और एफरेंट आर्टीरियोल क्या है, ये रीनल आर्टरी की एक थिन ब्रांच है, ठीक है, ए थिन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। आगे बात समझ में, किसकी है, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई, वो कन्वर्ट होगी रीनल एफरेंट आर्टीरियोल में, और उसने अंदर ही डिवाइड करके क्या बनाया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया, जाल सा बनाया। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और फिर यहाँ से जो ब्लड जो लेकर जाएगी, ये काफ़ी नैरोवर होता है मामला, और फिर यहाँ से जो आगे ब्लड कौन लेकर जाता है उसको हम कहते हैं इफरेंट। क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। बहुत सिंपल सी बात। अब देखो, एफरेंट आर्टीरियोल चौड़ी बनाई है, रिफरेंट क्या है, सकड़ी है, नैरो है। और ये वाला अंदर देखिए तो ये बहुत सकड़ी है,
है कि नहीं। तो बेटा यहाँ से जब ब्लड आएगा और यहाँ पर आने के बाद उसके अंदर जब क्या होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना बेटा। तो क्योंकि जितना नैरो होगा प्रेशर उतना ही तेज। भाई नल अपने घर का मोटर है, अब मान सकते हैं कि भाई पानी उतना ही जा रहा हो, लेकिन प्रेशर चौड़े की बजाय पतले में ज़्यादा हो जाता है ना। कई बार अपन चाड़े भी तो करते हैं, दबा दबा के और तेज़ करने की कोशिश करते थे कि बाल्टी जल्दी बढ़ जाए, तो प्रेशर तेज होता है। तो यहाँ पे आने के बाद प्रेशर तेज हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर होता है ऑलमोस्ट 60 mmHg। और फिर यहाँ की कंपेरिजन भी, ये तो चौड़ी है ना, तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है किसमें, एफरेंट आर्टेरियल। यहाँ से चौड़ा है तो 60 की बजाय कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट होता है 10 से 18 के बीच में। कितना, 10 से 18 के बीच में। तो ग्लोमेरुलस हो गया। अब देखो ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी है। क्या है बेटा, कैपिलरी। अंदर अगर मैं एक पार्ट की बात करूँ तो अगर मैं इसको निकाल के देखूँ तो एक्चुअल में ये क्या होगी, एक क्या होगी, कैपिलरी तो होगी भाई, कुछ और थोड़ी होगा ये, कैपिलरी। अब कैपिलरी होगी तो इसके अंदर जो अंदर की जो लेयर होती है ना, उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं उसकी लेयर को, एंडोथीलियम। टिश्यू के अंदर ही पढ़ाया गया है आपको 11th में, एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम और इसके अलावा कैपिलरीज की खास बात और होती है कि इनके अंदर पोर्स होते हैं, जिनको उन पोर्स को कहा जाता है फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बेटा बिल्कुल जो है ये ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल से जुड़ा हुआ रहता है, इनके बीच में एक स्पेस भी होता है और उस स्पेस में उस लेयर को हम कहते हैं बेसमेंट लेयर। जब मैं आपको फिल्ट्रेशन लेयर पढ़ाऊंगा ना तो कई सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये बोमन कैप्सूल हो गया। अब बोमन कैप्सूल जो होता है ये कैसा होता है, बाई लेयर्ड होता है। कैसा होता है ये, बाई लेयर्ड होता है। तो एक तो होती है बेटा आउटर और एक होती है इनर। एक तो है कौन सी, आउटर, और एक है इनर। तो मैं इधर लिखने की बजाय बोमन कैप्सूल के बारे में इधर लिख दूं, सेकंड पार्ट के बारे में। तो आउटर है और कौन सी है, इनर। क्या है, इनर लेयर है। आ गई। आउटर लेयर को हम कहते हैं बेटा पैराइटल लेयर, और इनर लेयर के अंदर स्पेसिफिक सेल्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पोडोसाइट। फूड प्रोसेस। तो इनर और आउटर कहाँ दिख रहा है आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमको ग्लोमेरुलस की तरफ दिख रहा है ना वो तो है इनर। तो ये किसकी तरफ हो गया, टुवार्ड ग्लोमेरुलस। और ये हो गया पैराइटल लेयर। और इस पैराइटल लेयर के अंदर मिलती है हमको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, टिश्यू पे आ गया। तो पोडोसाइट में और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको इस बोमन कैप्सूल की पर्सनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि बोमन कैप्सूल से आगे जिसका नेक जो है, इससे एक पास की तरफ कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलती है। क्या निकलती है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलती है। और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, PCT। फुल नेम है इसका प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, फिर इससे आगे एक और स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं उसको, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब हैं, एक जो उतर रहा है और एक जो ऊपर चढ़ रहा है। उतरने वाले को तो हम क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्ब। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये वाला हो गया, सॉरी उतर रहा है ना ये, उतरने वाले को तो हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ऊपर जो चढ़ रहा है उसको अपन कहेंगे
असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब जो असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते टाइम पे ये हल्का सा क्या होता है, थिकर होता है। इसको हम थिक सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थिक। देखा जाए तो डिसेंडिंग में भी थिक मिलता है, असेंडिंग में भी थिक मिलता है। वहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू लेवल पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो बता दूंगा वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, और ये वापस थोड़ा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाके और कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं DCT, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब वाली जो स्ट्रक्चर है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो है लूप ऑफ हेनले। क्या है बेटा वो? लूप ऑफ हेनले। इनका भी स्पेसिफिक काम है, वो बताऊंगा क्या है। कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है H2O के लिए परमिएबल है, लेकिन सोडियम और क्लोराइड जैसे जो आयंस हैं उनके लिए इम्परमिएबल हैं। लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है वो H2O के लिए तो क्या है, वाइस वर्सा कर दीजिए डिसेंडिंग और असेंडिंग का। आगे बात समझो बेटा। फिर हम DCT की बात करें तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब हो गई, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं उसको हम? कलेक्टिंग डक्ट। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाती है डक्ट ऑफ बेलिनाई। क्या बनाती है? डक्ट ऑफ बेलिनाई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई है। क्या होगी बेटा? ये स्ट्रक्चर हो गई है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दी? ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल की डेफिनेशन लिखवा दी है, आउटर लेयर इनर लेयर मैंने आपको बता दी है। ठीक है बेटा, आप इसको उतार लीजिए। फिर हम PCT, हेनले का लूप और DCT के बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं। फटाफट उतार लो इसको। ठीक है, हाँ तो बेटा, तब इस डायग्राम के हम हर हिस्से को हम एक बार डिटेल पढ़ते थे। ग्लोमेरुलस को मैंने आपने डिफाइन कर दिया है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसके बारे में? बोमन कैप्सूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा अपन? बोमन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये बोमन कैप्सूल जो होता है उस तरह कटोरे जैसा स्ट्रक्चर है। उस कटोरे जैसे स्ट्रक्चर में अपन को दो तरह की सेल्स पढ़नी है। कितनी तरह की सेल्स पढ़नी है? दो तरह की सेल्स अपन को पढ़नी है। अब जो ये बाहर की तरफ है ना, जो ग्लोमेरुलस की साइड दी, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिख दिया है कि यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ये वाली जो आउटर जो लेयर है इसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर, और ये जो लेयर है जो ग्लोमेरुलस की तरफ, उसको हम कहेंगे इनर लेयर, यानी विसरल लेयर। तो ये वाली जो लेयर बन जाएगी अपनी, वो होगी विसरल लेयर। फिर हमने एक वर्ड का यूज़ किया था जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट सेल्स इसके अंदर होती है। क्या होता है पोडोसाइट सेल्स? तो बेटा ये जो हिस्सा है मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो पोडोसाइट क्या होती है? स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें ऐसे प्रोजेक्शंस मिलते हैं फुट लाइक्स। ठीक है, जो स्यूडोपोडिया जैसा, और उनके बीच बीच में क्या मिलते हैं? स्लिट्स मिलते हैं, छेद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? छेद। वो बताएंगे क्यों। ये फिर स्लिट्स आ गए जिनको अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये मिल गई। तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसको ही हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं इसको हम? पोडोसाइट सेल्स। एक बार आप क्लियरली देख लीजिए क्या कहते हैं इसको अपन? पोडोसाइट सेल। ठीक है, अब इन पोडोसाइट जो सेल्स होती है इनके बीच में क्या होते हैं? नैरो स्लिट्स होते हैं। क्या होता है? नैरो स्लिट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस की कैपिलरी मैंने बनाई है, ये अपन ने क्या बना दी? ग्लोमेरुलस की कैपिलरी बना दी। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड आएगा वो सब फिल्टर होने के लिए बेटा अंदर ही, तो यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया, फिर वो कहाँ आएगा? यहीं तो आएगा ना, तो यहाँ से निकल के आ जाता है। फिर मैंने कहा कि उनके अंदर फेनेस्ट्रा थे तो यहाँ भी कुछ होना चाहिए ना, तो यहाँ पर जो स्लिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या कहते हैं उनको?
फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है, अब जब आप यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे तो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक आएगा, उसमें समझेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। तो एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो इसके एंडोथीलियम, और ये बीच में मैंने आपको बताई थी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके थ्रू होता है। ठीक है, आगे बस में फिल्ट्रेशन के लिए। तो अब साथ साथ ही मैं इसके साथ साथ क्या पढ़ा देता हूँ आपको, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा देता हूँ मैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे हो जाएगा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या बवाल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो गया। तो अब इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या कह सकते हैं? मेलपिगियन बॉडी। ये मैंने बताया था, ग्लोमेरुलस प्लस आपका बोमन कैप्सूल मेलपिगियन बॉडी कहलाता है। तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स में क्या है? तो जैसे कि क्या है भाई, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज को अपन ने ऐसे इस तरीके से रख दिया। ठीक है, कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के अंदर क्या होगा? एंडोथीलियम कहते हैं उसको, और एंडोथीलियम में होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। और यहाँ पर भी जो आउटर जो लेयर है ना इसकी, उसमें क्या है आपका? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, फ्लैट सेल्स का। या आउटर के अंदर ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। ठीक है, सारे क्वेश्चन है अपने आप में। ये होगी, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, जो ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरी है। फिर इसके नीचे क्या भरा हुआ है बेटा? ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और फिर ये जो इनर लेयर जो थी, जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट सेल्स, और यहाँ पे क्या हो गई अपने पास? ये आ गई बीच में अपने पास पोडोसाइट सेल्स। तो इनके बीच बीच में पोर्स तो होते ही हैं कैपिलरीज के बीच में, और इन पोर्स को अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गई? पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल किस में होती है? इनर लेयर ऑफ वोमन कैप्सूल। और ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और ये जो यहाँ से पोर निकल रहे हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या कहते हैं इसको? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का हिस्सा आपका कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक का? कोई दिक्कत अभिषेक ऋषि वगैरह किसी को? तुमको कोई दिक्कत नहीं है? तो सारी चीज़ क्लियर है यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए भी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा अपन ने अभी बोमन कैप्सूल वाला ख़त्म कर लिया है टॉपिक। आप फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर हम पीसीटी, हैनले का लूप और डिसिटरी कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने वहाँ पे उतार लिया। अब हम पढ़ते हैं पीसीटी के बारे में। अगला क्या है अपना? पीसीटी। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की बजाय समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब पीसीटी की लेयर का मैं कोई सेगमेंट ले लूँ, तो इस तरह का मैंने ओपन करके सेगमेंट लिया। मान लो पीसीटी का मैंने कोई सेगमेंट लिया और इस तरह का सेगमेंट लिया, तो सेगमेंट के अंदर मेरे को मिलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कैसे मिलेंगे? ये आपने टिश्यू के अंदर पढ़ा होगा कि भाई कुछ ऐसे इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर क्या मिलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। अब ब्रश बॉर्डर से क्या फ़ायदा होता है कि इससे क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया जो है रीअब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देती है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्टिवली होता है, यानी उसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो सीधी सी बात है, इस हिस्से के अंदर बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया
पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। ठीक है, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी चाहिए होगी, तो उसमें पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा दे दिए। मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा पीसीटी में होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाए जाते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात, कोई दिक्कत अपने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिए बेटा, फटाफट इसमें इंक डाल लेते हैं, ब्लैक वाली पेन बेटा। तो इससे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया बेटा किसके बारे में, पीसीटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, हेनले का लूप। तब हेनले के लूप को आप समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी की हर लाइन। तो दूसरा जो पार्ट है वो क्या है बेटा, हेनले लूप। क्या है भाई, हेनले का लूप। हेनले का लूप जो है ये कैसा होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से यू शेप्ड। और एनसीईआरटी ने एक लाइन और दे रखी है जिसको हम कहते हैं हेयर पिन लाइक। ठीक है, अब हेनले का लूप बेटा, हेनले का लूप जो है जितना लंबा होगा ना, यूरिन उतना ही कंसंट्रेटेड होगा। ये एक स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए। फ्रॉग के अंदर तो हेनले का लूप होता ही नहीं है, और सबसे लंबा हेनले का लूप मिलता है कंगारू रैट में। किसे मिलता है, कंगारू रैट में। ये आपने, मैंने बोल दिया, ये आपको लिख लेना है। अब आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो हेयर पिन लाइक। अब इसके दो हिस्से हैं, एक तो है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब। एक तो हो गया भाई डिसेंडिंग लिम्ब और एक हो गया असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब डिसेंडिंग लिम्ब के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, वो है परमिएबल फॉर वाटर, और इम्परमिएबल बता रखा है फॉर आयंस। क्या है, इम्परमिएबल फॉर आयंस लाइक सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब की बात करूँ तो आपको इसका उल्टा कर देना है, वाइस वर्सा लिख दिया है मैंने। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने आपको क्लियरली लिख दिया है कि असेंडिंग लिम्ब जो है वाइस वर्सा आपको कर देना है। बड़े स्ट्रक्चर में देखो, वहाँ दिखेगा उधर, तो वाइस वर्सा मैंने कर दिया, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के भी दो हिस्से हैं, एक तो है बेटा थिन सेगमेंट और एक है थिक। डायग्राम में नहीं है लेकिन एक पोर्शन पे थिक होता है वो, और इसके भी क्या है, थिन। क्या है, एक तो थिन है और एक क्या है, थिक। सॉरी, मैं पहले इधर लिख देता हूँ ताकि अपने को एक बहुत आसानी रहेगी। थिक और थिन, ठीक है, और इधर थिन और थिक। थिन सेगमेंट की खास बात ये होती है, यहाँ पे मिलता है आपको सिंपल स्क्वैमस। क्या मिलता है, सिंपल स्क्वैमस। और थिक के अंदर मिलता है आपको सिंपल क्यूबोइडल। क्या मिलता है, सिंपल क्यूबोइडल। लेकिन यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं, और या होते भी हैं तो बहुत माइनर। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो है सबसे कम, अगर हम कहीं देखें तो सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है हेनले का लूप में। ठीक है, ये हो गया। फिर थिक की इधर की बात करें तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबॉइडल, और इसमें भी ब्रश बॉर्डर नहीं होंगे। तो डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में हो गया, ये असेंडिंग लिम्ब के बारे में हो गया। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, हेनले के लूप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फटाफट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ किसके बारे में, डीसीटी के बारे में। ठीक, तो तीसरा जो अपने पास आ जाता है पीसीटी, हेनले का लूप, और फिर डीसीटी। फुल नेम क्या है इसका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल है, दूरस्थ है, दूर मिल गया। ठीक है, अब
इसका लोकेशन क्या है, कॉर्टेक्स से मैंने पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, और वो भी बिना ब्रश बॉर्डर के। किसके मिलता है, बिना ब्रश बॉर्डर के। ठीक है, फिर अगली आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ जाती है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, इसमें वही है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब इसके अंदर मैनी डीसीटी, अलग अलग नेफ्रॉन की डीसीटी क्या होते हैं, ओपन होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपके कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है ज्वाइन करके बना लेता है डक्ट ऑफ बेलिनाई। क्या बना लेगा, डक्ट ऑफ बेलिनाई। और डक्ट ऑफ बेलिनाई किस में ओपन होगी, रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला से पेल्विस, आइलम, यूरेटर से होते हुए यूरिन आगे चला जाएगा। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर के बारे में। इतना सब कुछ हमने किसे पढ़ा है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में। ठीक है बेटा, तो अब अगले लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है।